हेलो स्टूडेंट्स। तो यार इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन के जो पिछले साल में जेईई मेंस और एडवांस में सवाल आए हैं और वो कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिनको पढ़ के बच्चा जेईई मेंस या एडवांस के सवाल कर सकता है। ऑफ कोर्स ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट पूछा जाता है वो एक अलग बात है, लेकिन इसकी यूज बहुत ज्यादा आती है फिजिक्स में, इसलिए इसको समझना जरूरी है। तो पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। सवाल जो अपने पास है वो है जेईई एडवांस 2016 का। तो काफी अच्छा सवाल है, एडवांस का सवाल है और इस सवाल में कुछ खास बात है वो हम डिस्कस करेंगे। ये क्या है? अ यूनिफॉर्म वुडन स्टिक ऑफ मास 1.6 किलोग्राम ऑफ लेंथ L रेस्ट इन एन इंक्लाइन मैनर ऑन अ स्मूथ वर्टिकल वॉल ऑफ हाइट h। ठीक है, और h जो है वो L से छोटा है ऐसा बोला गया है। यानी कि अगर मैं एक वॉल बना लूं इस तरह की, ठीक है, और यहां पे एक हॉरिजॉन्टल सरफेस भी बना दूं, क्योंकि यार हवा में तो जो कोई भी स्टिक है या कोई भी लैडर है वो ऐसे रुकी नहीं होगी, कहीं ना कहीं तो उसका जो लेग वाला पार्ट है वो भी नीचे लग रहा होगा। आगे पढ़ते हैं, सवाल में क्या दिया हुआ है। ये हाइट h है, किसकी हाइट है? ये वॉल की हाइट है जिसपे अपनी जो स्टिक है वो लगा रखी है। अब बोला गया है कि सच दैट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ स्टिक एक्सटेंड बियॉन्ड द वॉल, कि जो स्टिक है उसका छोटा सा पोर्शन जो है वो वॉल के आगे निकला हुआ है। तो यार इसको ऐसे बनाने की कोशिश करते हैं, जो एक्चुअल डायग्राम होगा स्टिक का वो कुछ इस प्रकार का होगा। ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं हम। ये बन गया अपनी स्टिक। ठीक है, ये स्टिक जो है थोड़ी सी आगे निकल गई, ऐसा समझो आप। अब आगे मूव करते हैं सवाल पे, और सवाल में दिया क्या गया उसको पढ़ते हैं कि द रिएक्शन फोर्स ऑफ द वॉल ऑन द स्टिक इज परपेंडिकुलर टू द स्टिक। जो स्टिक पे वॉल फोर्स लगा रही है वो परपेंडिकुलर है स्टिक के, यानी कि जो ये फोर्स लग रहा है ये स्टिक के परपेंडिकुलर, इसको N1 बोल देता हूं। नॉर्मल फोर्स कौन लगा रहा है? वॉल लगा रही है। किस पे लगा रही है? स्टिक पे लगा रही है। अच्छा जी, आगे बोला गया है कि स्टिक मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वॉल। स्टिक का जो एंगल है वो 30 डिग्री है। सारी इंफॉर्मेशन जो दी हुई है उनको नोट करके लिख लो। सबसे अच्छा जो एनएलएम के क्वेश्चंस करने का या फिर मैकेनिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करने का तरीका होता है वो यही है कि उसका क्लियर डायग्राम बनाए, सारे फोर्सेस को कंसीडर करे, जो भी फोर्स लग रहा है उसको कंसीडर करे, सवाल आधा सॉल्व हो जाएगा। अब बोलते हैं कि आगे बॉटम ऑफ द स्टिक इज ऑन अ रफ फ्लोर। अब ये जो फ्लोर है ये क्या है? ये एक रफ फ्लोर है। तो मैं इसको थोड़ा इस तरह से दिखा देता हूं भाई, ये क्या है? रफ है। ओके। अब बोला गया है कि रिएक्शन ऑफ द वॉल ऑन द स्टिक इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द रिएक्शन ऑफ द फ्लोर ऑन द स्टिक। अब फ्लोर जो है वो रिएक्शन कहां लगा रहा होगा? वो लगा रहा होगा बिल्कुल जो टच में है। देखो स्टिक ऐसे रखी हुई है इस तरह से, अब फ्लोर के साथ कहां टच में? स्टिक यहां पे। तो जो नॉर्मल फोर्स होता है उसका नाम नॉर्मल क्यों है? उसका नाम नॉर्मल इसलिए क्योंकि वो कांटेक्ट के नॉर्मल लगता है। तो कांटेक्ट यहां हो रहा है, कांटेक्ट सरफेस ये हो गई, तो इसका मतलब इसके जस्ट नॉर्मल लगेगा, तो वो मैंने लगा दिया, इसको मैं N2 नाम दे देता हूं। आगे मूव करते हैं। आगे बोला गया है कि रिएक्शन ऑफ द वॉल ऑन द स्टिक इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द रिएक्शन ऑफ द फ्लोर ऑन द स्टिक। यानी कि ये वाले जो दोनों नॉर्मल हैं ये दोनों बराबर है। रिएक्शन फोर्सेस जो दोनों हैं ये क्या है? बराबर है। तो ये भी मैं लिख सकता हूं यहां से N1 बराबर है N2 के। ओके, अब क्या दिया हुआ है वो भी पढ़ लेते हैं। आगे दिया गया है कि रेशो H/L एंड द फ्रिक्शनल फोर्स F एट द बॉटम ऑफ द स्टिक आर। अब देखो क्योंकि ये एक रफ सरफेस है तो यहां फ्रिक्शन तो होगा। अब फ्रिक्शन होगा कैसे? ये लैडर क्या चाहेगी? ऐसे मूव करना चाहेगी, मतलब ऐसे रखोगे ना आप तो ऐसे फिसलना चाहेगी, तो इसका मतलब फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में आ रहा होगा। तो फ्रिक्शन लिख देते हैं भाई, किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में अपना फ्रिक्शन आ रहा है। ठीक है, सारे फोर्सेस को लिख लेंगे और बैलेंस कर लेंगे तो काम हो जाएगा, राइट। अब हमें दिया हुआ है कि ये क्या कर रही है? ये रेस्ट कर रही है ऐसे। अगर ये रेस्ट कर रही है, अगर ये स्टिक ऐसे रेस्ट कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि इस पे सारे फोर्सेस जो लग रहे हैं वो कितने हैं? बराबर है एक दूसरे के। या ऐसा बोल दूं कि इस पे नेट फोर्स 0 है। अगर आप इस पे नेट फोर्स लिख सकते हो और इनको 0 कर सकते हैं तो बस हो गया ये सवाल, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। दिक्कत कहां आएगी? दिक्कत थोड़ी सी ये आएगी कि ये जो लेंथ है L, जो इसकी किसकी लेंथ है? ये L, ये स्टिक की लेंथ है। ये L जो है इसका हमें रिलेशन नहीं मिल पाएगा H की टर्म्स में, और मुझे H/L का ही रेशो पूछा गया है। तो कैसे करें? देखो सबसे पहले इसका हमें बनाना पड़ेगा एक फोर्स डायग्राम। क्वेश्चन मैं छोटा कर रहा हूं क्योंकि आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ लिया है, समझ लिया है और देख लिया है। अब आगे मूव करते हैं। आगे क्या दिया हुआ है देखो सवाल में, उस चीज पे ध्यान देते हैं। ये रेस्ट कर रही है स्टिक, ठीक है, तो इस पे सारे फोर्सेस 0 कर दूं। सारे फोर्सेस कौन से लगे? मतलब कि इस पे जो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं वर्टिकल, और जो इस पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहे हैं वो सारे बराबर हैं। तो भाई वर्टिकल फोर्स लग रहा है इस पे N2 और ये N1 है,
तो इसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा, देखो ये 30 तो ये 60, क्योंकि ये 90 ये वाली लाइन मिलकर 90 डिग्री बने, तो ये 60 तो ये 30, तो ये भाई 30 हो गया। तो इधर आ रहा है n1 cos 30, ये आ गया अपना नॉर्मल का एक कंपोनेंट। ऊपर चला जाएगा n1 sin 30, ठीक है, ओके, ये बात क्लियर है, ठीक है भाई। अब इस पे और कोई फोर्स लग सकता है क्या, ये फोर्स इधर आ गया, फ्रिक्शन इधर आ गया, इसका हमने कर लिया कंपोनेंट। अब इस पे और कोई फोर्स नहीं, इसका मतलब अगर ये रेस्ट कर रही तो इसके वर्टिकल फोर्सेस और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, राइट। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जो है उनको मैं लिख देता हूं, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस क्या है, n1 cos 30, ठीक है, ये बराबर होगा किसके, फ्रिक्शन के, फ्रिक्शन के बराबर होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में और कोई फोर्स नहीं है। अब वर्टिकल की बात कर लेते हैं, वर्टिकल में कौन से फोर्स हैं, n1 sin 30 प्लस n2, ये किसके बराबर होगा, वर्टिकल में ऊपर फोर्स लग रहे हैं n2 और n1 sin 30, ये बराबर होगा इसके मास के, मास के नहीं वेट के, ये बराबर होगा इसके वेट के, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, क्योंकि इसका कुछ वेट है जो कि कितना है, क्वेश्चन में जो 1.6 किलोग्राम, तो वो वेट कहां लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा। अगर मैं इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे मानता हूं, किसका सेंटर ऑफ मास है, ये स्टिक का, तो वो हमेशा सेंटर ऑफ मास से नीचे लगता है वेट, तो ये mg लग रहा है, ठीक है, तो ये भाई अपना mg आ गया, यानी कि ऊपर वाले वेट जो है नीचे वाले वेट के बराबर होंगे, तो ये स्टिक कहीं नहीं जाएगी, रेस्ट करेगी, तो इसको मैं बराबर कर देता हूं mg के। दो इक्वेशन आ गई। अननोन कितने हैं, देखो n1 अननोन है, फ्रिक्शन अननोन है, n2 अननोन है, ठीक है, मास तो हमें गिवन है, लेकिन n1 की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं, क्योंकि n1 दोनों इक्वेशन में आ रहा है। अब बात करते हैं आगे, अब ये दो इक्वेशन हो गया हमारे पास में, अगर एक और इक्वेशन मैं लिख दूं, क्योंकि देखो n1 n2 और फ्रिक्शन तीन अननोन है, अगर मैं एक और इक्वेशन लिख दूं n1 n2 और फ्रिक्शन को कंसीडर करके, तो तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। अब कैसे लिखनी तीसरी इक्वेशन, देखो ये जो रॉड है इस पे कुछ फोर्सेस लग रहे हैं, और वो फोर्सेस क्या करेंगे, इस रॉड को घुमाने की कोशिश करेंगे, तो मैं क्यों ना इस वाले पॉइंट के अबाउट, क्योंकि फ्रिक्शन की मुझे वैल्यू नहीं पता है, इस वाले पॉइंट के अबाउट मैं क्या लिख देता हूं, टॉर्क लिख देता हूं, ठीक है, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं ए पॉइंट, ठीक है। टॉर्क अगर मैं इसके अबाउट लिखना चाहता हूं, तो टोटल नेट टॉर्क जो होगा वो 0 होगा, ये बात भी आपको समझ आनी, क्योंकि ये घूम नहीं रही है, रेस्ट कर रही है, घूम रही होती तो टॉर्क 0 नहीं होता, अभी घूम नहीं रही है, रेस्ट कर रही है, तो टॉर्क 0 है। अब देखो इस पे टॉर्क लगा कौन कौन रहा है, एक तो टॉर्क लगाएगा इस पे mg, तो भाई टॉर्क कितना होगा mg का टॉर्क लिख रहा हूं मैं mg इंटू फोर्स की पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स लग रहा है यहां, पॉइंट है ये, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, देखो इन दोनों के बीच की दूरी, यानी कि ये हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये बात तो आपको समझ में आती है, ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी। अब देखो ये मैंने माना है सेंटर ऑफ मास, एक पतली स्टिक का सेंटर ऑफ मास कहां आएगा, उसके बिल्कुल बीच में, यानी कि ये लेंथ यहां से और यहां तक कितनी है, l/2, ठीक है, l/2 है। मैं ऊपर से यहां से l/2 नहीं ले सकता, यहां से l/2 क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि रोड आगे तक एक्सटेंड कर रही है, यहां से l/2 है और नीचे से l/2 है, तो मैंने नीचे से l/2 ले लिया। अगर ये लेंथ l/2 है तो ये लेंथ कितनी होगी, देखो ये अपना 30, तो ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। थोड़ा सा मैथ्स लगाना है इसमें, और मैथ्स जो लगा लेगा ठीक से उसके लिए सवाल कुछ भी नहीं है। mg का लग रहा है टॉर्क, भाई mg इंटू ये लेंथ l/2 है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, l/2 cos 60, और ये l/2 sin 60, l/2 को कंपोनेंट कर दो, cos 60 आ जाएगा, तो आ जाएगा भाई l/2 cos 60। और ये टॉर्क क्या कर रहा है, ये वाला जो फोर्स लग रहा है mg, कैसे घुमाने की कोशिश कर रहा है रॉड को, देखो रॉड ऐसे, अगर मैं यहां फोर्स लगाऊंगा यहां पे, तो ये इसको ऐसे खींचने की कोशिश करेगा, मतलब कि इधर फोर्स लगा रहा हूं तो इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है। अब ये वाला जो फोर्स है n1, ये कैसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, उल्टी डायरेक्शन में, तो अगर इधर का मैं पॉजिटिव मान रहा हूं तो इधर का नेगेटिव मानना पड़ेगा, तो इसको मैंने पॉजिटिव माना, तो माइनस n1 का टॉर्क, n1 का टॉर्क कितना आएगा, n1, ठीक है, और n1 की इस पॉइंट से सीधी दूरी, अब n1 की पॉइंट से सीधी दूरी क्या है, देखो यही है, यानी कि यहां से लेके और यहां तक की लेंथ, जो कि मुझे पता नहीं है, वही मुझे लिखनी है। अब वो कितनी होगी, देखो ये हाइट मुझे पता है कितनी है, h, और ये मैं मान लेता हूं x है, यहां से और यहां तक की दूरी कितनी है, यहां से और यहां तक की दूरी मान लेता हूं मैं x है। तो भाई cos थीटा अगर मैं लिखना चाहूं, यहां पे लिखता हूं cos 30 अगर मैं लिखना चाहूं, तो वो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि h अपॉन x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी h अपॉन cos 30, ये आ गई। तो इसका मतलब जो n1 का टॉर्क आएगा वो आएगा n1 इंटू सीधी दूरी, परपेंडिकुलर दूरी पॉइंट से n1 की, वो है h अपॉन cos 30, तो आ जाएगा h अपॉन cos 30।
तो इसको लिखते हैं h अपॉन cos 30 बराबर हो जाएगा 0 के, क्योंकि और कोई फोर्स इस पे लग नहीं रहा है। यहां पे फ्रिक्शन का और N2 का टॉर्क 0 क्यों है? क्योंकि इनकी तो एक्सिस ही उसी पॉइंट से पास कर रही है, इनका तो जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो वही है जिसके अबाउट में टॉर्क कैलकुलेट कर रहा हूं। ठीक है ये बात, तो ये 0 के बराबर होगा, इसका मतलब ये टर्म बराबर आ गई मेरी इस टर्म के। ठीक है, अब देखो 3 ही अपने पास में वेरिएबल हैं, 3 इक्वेशन है, तीनों को सॉल्व करो, खेलते रहो, आसानी से सवाल सॉल्व हो जाएगा। राइट, देखो पहले यहां पे दिया हुआ है अपने पास में फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी दी हुई है, N1 cos 30। ठीक है, तो इसका मतलब N1 इंटू cos 30 लिखेंगे, N1 √3/2 आ जाएगा। यहां पे N1 sin 30 क्या हो जाएगा, N1 1/2 और N2 बराबर हो जाएगा 1.6 दिया हुआ है इसका वेट, मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 16 हो जाएगा। राइट, अब यहां से वैल्यू लिखेंगे, हमें निकालना क्या, h/l का रेशो। तो h/l का रेशो क्या हो जाएगा, देखो mg/2 cos 60, ठीक है, अपॉन N1 इंटू cos 30 बराबर h/l। यह आ जाएगा h/l का सीधा सीधा रेशियो। आपको बस N1 की वैल्यू निकालनी है, m पता है, cos 60 पता है, cos 30 पता है, g पता है, 2 पता है, N1 की वैल्यू यहां से पुट कर दो। ठीक है, यहां से पुट करते के साथ ही आपको h/l का रेशियो पता चल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिख के बताना है कमेंट सेक्शन में कि क्या होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था, बस बेस था फोर्स के डायग्राम पे, फोर्स के इक्विलिब्रियम पे, फोर्स के बैलेंस पे। अगर फोर्स बैलेंस हो गया तो सवाल खत्म। फ्रिक्शन की भी वैल्यू पूछी गई है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी आप लिख सकते हो N1 cos 30, या फिर फ्रिक्शन होता कितना है, म्यू एन। अब यहां वाले का म्यू एन कितना हो जाएगा, म्यू N2। ठीक है, और म्यू की वैसे हमें वैल्यू दी नहीं गई है तो उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप यहीं से डायरेक्ट पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 इक्वेशन, 3 अननोन, कोई दिक्कत नहीं है। मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल पे। भाई नेक्स्ट सवाल है 2 ब्लॉक प्रॉब्लम, जो कि जेई मेंस में आया हुआ सवाल है 2019 में, 10 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ऐसी प्रॉब्लम बहुत फेमस है जेई मेंस में आने के लिए, पहले AIEEE में बहुत आती थी। ठीक है, कि दोनों ब्लॉक साथ साथ चलें, इसकी क्या कंडीशन है, तो वही जनरली पूछा जाता है जेई मेंस की। अगर मैं बात करूं, पिछला क्वेश्चन एडवांस का था, अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए उसमें थोड़ी और ज्यादा चीजें एक्स्ट्रा हमें लगानी पड़ गई। यहां पे सीधा सीधा दिया गया है कि 2 मास है ए और बी, ए है 1 किलो का, बी है 3 किलो का, दोनों को एक टेबल पर रखा गया। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन मास है 0.2 और टेबल और मास है 0.2। द मैक्सिमम फोर्स F दैट कैन बी अप्लाइड ऑन बी हॉरिजॉन्टली सो दैट द ब्लॉक ए डज नॉट स्लाइड ओवर द ब्लॉक बी इज। इसका मतलब क्या है कि यहां पे फोर्स लगा रहा हूं मैं, इस ब्लॉक पे यहां F फोर्स लग रहा है, यहां फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स क्या करेगा, इसको खींचेगा। अगर इसको खींचेगा तो ऐसा बोला गया है कि ए बी पे फिसले नहीं। अगर ए बी पे नहीं फिसलेगा तो क्या मतलब है कि दोनों साथ साथ चलेंगे। अब दोनों साथ साथ चलेंगे, इसकी क्या कंडीशन होगी, इसको कैसे करते हैं, ये एक एल्गोरिदम है। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूं, बहुत सारे क्वेश्चन HC वर्मा में मिल जाएंगे ऐसे, बाकी जो भी बुक है आप फॉलो कर रहे हैं उनमें भी मिल जाएंगे, सॉल्व करके देख लेना। इस अप्रोच से 100% आप सही कर लेंगे सवालों को। ठीक है, तो भाई पहले मुझे लिखना है, सबसे पहले क्या लिखना है, जिस ब्लॉक पे, 2 ब्लॉक प्रॉब्लम वाली बात बता रहा हूं, जिस ब्लॉक पे सबसे कम फोर्स है उसका आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। देखो ये क्या है, ये फोर्स लग रहा है इधर F बी पे, राइट, तो बी पे जैसे ही फोर्स लग रहा है, इन दोनों के बीच में कुछ फ्रिक्शन होगा, दिया हुआ है फ्रिक्शन कांस्टेंट क्या दे रखा है, 0.2, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दे रखा है 0.2 दोनों ब्लॉक के बीच में। तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है जिसकी वजह से एक दूसरे के ऊपर रखे हुए थे। एक आदमी आया, उसने खींचने की कोशिश करी, किसको, बी को। अब बीच में है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक ऐसा मनुष्य है जो 2 प्रेमियों को कभी अलग नहीं होने देना चाहता। वो चाहता है कि दोनों साथ साथ रहें, चलेंगे तो साथ साथ, रुकेंगे तो साथ साथ, और गिरेंगे तो साथ साथ। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है कि इनके बीच में अगर फ्रिक्शन है तो वो चाहेगा कि भाई या तो बी जा रहा है तो ए वाला फ्रिक्शन सोचेगा मैं भी इसके साथ जाऊं, या फिर बी रुका हुआ है तो ए वाला फ्रिक्शन सोचेगा कि मैं बी को भी रोक के रखूं और खुद भी रुक जाऊं। तो मतलब फ्रिक्शन जो है दोनों ब्लॉक के बीच में, वो हमेशा ऐसी टेंडेंसी रखेगा कि रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। याद रखना है, फ्रिक्शन कभी भी मोशन को अपोज नहीं करता है, वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ठीक है, तो भाई जो बी है, जैसे बी को मैंने खींचा तो ए ने क्या किया, ए ने पकड़ के, ए बोलेगा पकड़ के बी को वापस आ, क्योंकि अब फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन ऐसा सोच रहा है कि तू मुझसे दूर नहीं जा सकता, तो बी को वापस लाने की कोशिश करेगा। तो बी पे फ्रिक्शन लगेगा पीछे, अगर बी पे पीछे लगेगा तो ए पे किधर लगेगा, आगे। या मैं ऐसे बोलूं कि बी अगर आगे जा रहा है तो ए को किधर लेके जाना चाहेगा, आगे लेके जाना चाहेगा, जिसकी वजह से ए पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे। तो भाई ये अपना ए का डायग्राम हो गया, ये ए है, इस पे फ्रिक्शन क्लियरली इधर लग रहा है स्मॉल f। ठीक है,
और कोई फोर्स नहीं है। ओके, बी पे कहां फोर्स लग रहे होंगे, बी पे ऐसे फोर्स लग रहे होंगे। जब ए पे इधर लग रहा है फ्रिक्शन एफ, तो बी पे इधर लग रहा होगा एफ, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन दोनों के बीच में बराबर लगता है, ठीक है। ये बी अगर बी ऐसे जा रहा है और ए बी इसके साथ चल रहा है, तो ए कोशिश करेगा ये मेरे साथ रहे, तो ए इस पे पीछे लगाएगा, और बी चाहेगा कि ये उसके साथ जाए, तो बी ए पे आगे फ्रिक्शन लगाएगा। तो बी लगा रहा है ए पे आगे और ए लगा रहा है बी पे पीछे, ये बी हो गया, ठीक है। अब एक सरफेस है वो रुकी हुई है, सरफेस भी क्या चाहेगी कि सरफेस रुकी हुई तो बी भी रुका रहे, तो सरफेस फिर खींचेगी बी को अपनी तरफ, तो इसका मतलब सरफेस यहां पे लगाएगी एफ डैश, ठीक है, और यहां अपना एफ लग ही रहा है। ये बात समझ में आ गई? ओके, अब क्या करते हैं, सबसे कम फोर्सेस किस ब्लॉक पे हैं, इस वाले ब्लॉक पे, यानी कि जिस पे सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा है उस ब्लॉक को देखो, उस ब्लॉक को देख लिया भाई, फ्रिक्शन लग रहा है, एफ लग रहा है। अब यही तो वो फोर्स है जो इसके एक्सेलरेशन के लिए जिम्मेदार है। अगर ये ब्लॉक एक्सेलरेट करता है तो इसका मतलब सिर्फ यही फोर्स है जो इसको एक्सेलरेट करवा रहा है। तो क्या स्मॉल एफ बराबर होगा एम ए के, एम ए इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए। अब क्योंकि दोनों साथ साथ चलेंगे, अगर स्लाइड नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या, दोनों साथ साथ चलेंगे, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। और ये बात भी बिल्कुल फिक्स है, ये बात भी तय है कि जो ये एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, ये फ्रिक्शन की वजह से है, और ये फ्रिक्शन अगर मैक्सिमम है तो ही एक्सेलरेशन ए है, ठीक है। क्योंकि यहां पे अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें अलग अलग दिए होते, स्टैटिक और काइनेटिक, तो मैं क्या करता, मैक्सिमम देखता पहले, तब मैं फोर्स की लिमिट तय करता, वो लिमिटिंग फोर्स पे आ जाता है, ठीक है ये बात। तो यहां पे अब इस सवाल को इसी तरह से करते हैं, एम ए इंटू ए आ गया, तो भाई फ्रिक्शन की वैल्यू आ गया अपने पास में, मास कितना है ए का 1 किलोग्राम इंटू ए आ गया। अब फ्रिक्शन होता क्या है, फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू नॉर्मल। अब म्यू क्या है, म्यू है अपने पास में 0.2, ठीक है, ये स्मॉल एफ की वैल्यू लिख रहा हूं मैं, म्यू कितना है 0.2 इंटू नॉर्मल कितना है, देखो ये ब्लॉक इसके ऊपर रखा हुआ है तो इसका नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है नॉर्मल, तो n जो आ रहा है इस ए वाले ब्लॉक का कितना आएगा, mg के बराबर। इस ए का वेट, इस ए का वेट है वो नॉर्मल के बराबर है, तो ए का वेट क्या है, ए का वेट है 1 किलोग्राम, ए का मास है 1 किलोग्राम, तो वेट कितना हो जाएगा 1 इंटू 10 mg, ठीक है, तो हो जाएगा 1 इंटू 10, तो फ्रिक्शन आ गया 2 न्यूटन। जैसे ही फ्रिक्शन 2 न्यूटन आया, मैंने यहां वैल्यू पुट करी 2 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन मेरे पास निकल के आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अगर ये एक्सेलरेशन ए से चल रहा है और ये इस पे स्लिप नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो अल्टीमेटली इस वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी 2 ही होना चाहिए। तो क्या मैं लिख सकता हूं, एफ माइनस स्मॉल एफ माइनस एफ डैश बराबर होगा एम बी इंटू ए के, क्योंकि एक्सेलरेशन तो इसका भी यही होगा अगर दोनों के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रही है तो भाई बस रख दो, एफ की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो एफ की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में एम बी इंटू ए प्लस स्मॉल एफ प्लस एफ डैश। अब एम बी क्या है, एम बी है अपने पास में 3, ए क्या है 2, तो एम बी इंटू ए आ गया 6, प्लस फ्रिक्शन कितना आया अपने पास में, ये निकाला था 2 न्यूटन, तो लिख दिया 2, प्लस एफ डैश, एफ डैश क्या है, एफ डैश है ये वाला फ्रिक्शन। अब ये वाला फ्रिक्शन कैसे लग रहा है, ये ध्यान देने वाली बात, ये वाला फ्रिक्शन लग रहा है यहां पे, ठीक है, ये हो गया एफ डैश, ठीक है। अब ये फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, ये होगी म्यू एन के बराबर, तो म्यू क्या है यहां पे, म्यू है 0.2, ऐसा लिखा हुआ है सवाल में। एन क्या होगा, नॉर्मल, ये ब्लॉक जो है इस पे टोटल नॉर्मल कितना लग रहा है, टोटल वेट जो लग रहा है उसको बैलेंस कर रहा है नॉर्मल, तो 3 किलोग्राम तो इसका वेट प्लस 1 किलोग्राम इसका, तो टोटल यहां पे जो नीचे फोर्स लग रहा है वो है 40 न्यूटन, ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि देखो ना 3 किलोग्राम मास इसका है, 1 किलोग्राम इसका है, तो टोटल मास कितना हो गया 4 को मल्टीप्लाई करेंगे जी से यानी कि 10 से, तो 40 न्यूटन। तो एन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, नॉर्मल की 40, तो इसको कर दिया भाई 40 से मल्टीप्लाई, 40 को मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 8 न्यूटन, तो 8 और ऐड कर दो, ठीक है। तो 8 और 8 16 न्यूटन फोर्स की वैल्यू होगी, वो वैल्यू होगी जब ये दोनों एक दूसरे पे स्लाइड नहीं करेंगे, तो 16 न्यूटन अपना करेक्ट आंसर है, जो कि है ऑप्शन बी। ये एल्गोरिदम फॉलो करके आप हर सवाल कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अपने उस ब्लॉक पे फ्री बॉडी डायग्राम लगाना है जिसपे अपना क्या है, फ्रिक्शन लग रहा है, उससे आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिलते के साथ ही दूसरे में पुट कर दो, सॉल्व सवाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, 2018 में जेईई मेंस में आया है, यहां से इतने ज्यादा टफ सवाल पूछे नहीं जाते हैं, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से फ्री बॉडी डायग्राम का खेल है, अगर वो आपको अच्छे से आते हैं तो हो गया आपका सवाल। सवाल क्या है,
दो मास है M1 और M2, यानी कि ये वाला भाई और ये वाले भाई, दो भाई भाई हैं, एक स्ट्रिंग के थ्रू ये दोनों अटैच है। अब बोला गया है कि इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, मतलब कि स्ट्रिंग खींच नहीं सकती है, इनएक्सटेंसिबल है। ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली, पुली भी जो है वो भी पूरा सपोर्ट कर रही है, कोई फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं है ना। अब बोला गया है कि मूविंग एज शोन इन द फिगर, अब ये ऐसे कुछ मूव कर रहे होंगे, ये नीचे आ रहा होगा और ये इसके साथ साथ ऐसे नीचे खींच रहा होगा, मतलब कि ये इधर नीचे गिर रहा होगा तो ये इधर ऐसे स्लाइड कर रहा होगा। अब बोला गया है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज 0.15, तो यहां पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है 0.15। द मिनिमम वेट m that should be put on the top of M2 to stop the motion। m कौन सा मिनिमम वेट होना चाहिए इन चारों ऑप्शन में से जिसको मैं M2 के ऊपर रख दूं और ये M2 मूव करना बंद कर दे। इसका मतलब क्या है कि ये यहीं पे रुक जाए और ये यहीं पे रुक जाए। अल्टीमेटली क्या है, अगर ये सारे रुक गए एक जगह पे तो फोर्स बैलेंस है, तो बस कर दो। इस पे तो फोर्स भी जेई मेन वालों ने, बनाने वालों ने पेपर में फोर्स भी दिखा दिया। अब इससे आसान तो क्या ही काम करते वो। अगर ये मूव नहीं कर रहा है, अगर ये रुक चुके हैं, तो इसका मतलब क्या है, M1G बराबर होगा टेंशन के। इस पे दो ही फोर्स लग रहे हैं और कोई फोर्स नहीं लग रहा, देखो टच में नहीं है तो यहां पे फ्रिक्शन नहीं है ना, तो M1G बराबर हो गया T के। तो लिख दिया भाई M1G बराबर T। तो M1 की वैल्यू क्या है 5, G की वैल्यू 10, तो 50 आ गया टेंशन की वैल्यू। 50 न्यूटन क्या होगी टेंशन की वैल्यू। अब यहां क्या फोर्सेस लग रहे हैं, अगर ये दोनों रुके हुए हैं तो इसका मतलब यहां जो टेंशन लग रही है और यहां जो फ्रिक्शन लग रहा है वो दोनों क्या है, बराबर है। अगर यहां का फ्रिक्शन इतना स्ट्रांग है कि इस 50 न्यूटन की टेंशन को रोक दे तो ये ब्लॉक रुक जाएगा। तो लगा दो भाई फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बराबर टेंशन कर दो। अब फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा म्यू एन के बराबर, यानी कि 0.15 इंटू एन। अगेन एन क्या होगा, जैसे पिछले सवाल में निकाला था, क्या टोटल नॉर्मल कितना लग रहा है, इन दोनों का वेट उसको बैलेंस कर रहा है नॉर्मल। तो m प्लस m2g बराबर होगा अपना 50 के। ठीक है, ये g से 50 को 5 बार कैंसिल आउट किया, 0.15 को नीचे ले गए, तो m प्लस m2 आ गया अपने पास में 5/0.15। यहां से हटाया, जो जीरो लगाए तो यह आ गया अपने पास में 33.33। ठीक है, अब m2 की वैल्यू क्या है, देखो m2 की वैल्यू अपने को दे रखी 10 किलोग्राम, 10 घटा दो m की वैल्यू आ जाएगी 33.33 माइनस 10, यानी कि 23.33 किलोग्राम। इतना होना चाहिए अपना m, स्मॉल m, की ये सारा जो सिस्टम है एज इट इज रुका रहेगा। तो ऑप्शन ए है आपका करेक्ट आंसर। काफी आसान क्वेश्चन था, बच्चों ने शायद 1 या 2 मिनट में कर भी लिया होगा, इतना ज्यादा इसमें सोचने वाला कुछ था नहीं। बेसिक डायग्राम को एक्सप्लेन किया करना था मुझे, आपको तो बस डायग्राम का फोर्सेस बैलेंस करके आंसर निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन मैं पहले भी एक बार डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। फ्रिक्शन की डायरेक्शन यहां पे कंसीडर करनी होती है, तो इसमें मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं। इसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ आपको एक हिंट देना है और आपको खुद से सॉल्व करना है, राइट। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज्यादा अच्छे आपके चांसेस होंगे पेपर में भी क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने के। क्वेश्चन क्या है कि ब्लॉक ऑफ मास 10 किलोग्राम इज केप्ट ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन एज शोन इन द फिगर। भाई 10 किलोग्राम का ब्लॉक है, फिगर में दिखाए अनुसार रखा हुआ है। फोर्स ऑफ 3 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेन एंड द ब्लॉक इज 0.6। व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स F such that the block does not move downward। भाई ये ब्लॉक नीचे ना जाए, इस F की वो मिनिमम वैल्यू बता दो। अब मिनिमम बोला है तो फ्रिक्शन जो है वो फ्रिक्शन ऐसा है कि हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। यानी कि अगर ये मिनिमम बोला, एक्चुअल में ये ब्लॉक जाना कहां चाहता है, देखो अगर मैं इस पेन को छोड़ दूं तो जाना कहां चाहता है, नीचे। इसका मतलब फ्रिक्शन चाहता है कि नीचे ना जाए, तो कहां लगेगा, ऊपर। तो ब्लॉक पर फ्रिक्शन तो आ रहा है अपना ऊपर की तरफ, स्मॉल f लिख देते हैं। ठीक है, अब जो बाकी के फोर्सेज है उनको भी देख लेते हैं। क्या यहां पे नीचे इसका mg लग रहा होगा? अगर नीचे mg है तो यहां पे क्या लग रहा होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, देखो इस डायरेक्शन में, इस सरफेस के परपेंडिकुलर यहां लग रहा होगा mg cos 45, यही फोर्स लगेगा क्योंकि ये 45 तो ये 45। और यहां क्या लग रहा होगा इसका, सिमिलरली देखो ऐसे इस सरफेस के परपेंडिकुलर ये लग रहा होगा mg। ठीक है, यहां पे n लग रहा होगा नॉर्मल, राइट, नॉर्मल लग रहा होगा। और ये जो mg है इसका एक कंपोनेंट तो मैंने कर लिया इधर, एक कंपोनेंट इधर आएगा, इधर कितना आएगा mg sin 45 आएगा। ठीक है, अगर ये ब्लॉक नीचे नहीं जाता है, यानी कि अगर ये ब्लॉक नीचे नहीं जाता है तो इसका मतलब क्या है
कि इधर वाले फोर्सेस के बराबर है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। ये नॉर्मल को आप यहां रखो ऐसे, इस तरह से इसको बैलेंस करते हुए, ठीक है। ऐसे तो ब्लॉक मूव ही नहीं कर रहा है, ना तो ये इसको फोड़ के अंदर जा रहा है, ना ये हवा में उड़ रहा है, तो नॉर्मल तो बराबर हो गया mg cos 45 के। और क्योंकि ये ब्लॉक ना नीचे जा रहा है ना ऊपर, इसका मतलब ये है कि मिनिमम फोर्स देखना है कि ब्लॉक नीचे ना जाए। मिनिमम फोर्स कैसे? कि सोचो फ्रिक्शन, तो यहां पे ये ब्लॉक एक्चुअल में फोर्स नहीं है, एफ नहीं है, ये समझो ये वाला एफ नहीं है, तो ब्लॉक क्या करता? नीचे जाता। अगर ये फ्रिक्शन उतना ताकतवर नहीं है तो ब्लॉक नीचे जाता। अब मैंने फोर्स लगाना चालू किया, मैंने यहाँ पे 1 न्यूटन लगाया, 2 न्यूटन लगाया, नहीं रुक रहा ब्लॉक, 3 न्यूटन लगाया, नहीं रुक रहा ब्लॉक, 4 न्यूटन लगाया, नहीं रुक रहा ब्लॉक। एक मिनिमम वैल्यू का फोर्स मैंने जब लगा दिया तो ब्लॉक जस्ट रुक जाता है, मतलब कि इक्विलिब्रियम में आ गया, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो वो मिनिमम वैल्यू फोर्स हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो बस एफ जो है प्लस स्मॉल एफ जो है वो बराबर हो जाएगा mg sin 45 प्लस 3 न्यूटन के। ऐसा ही होगा क्या? बिल्कुल भाई ऐसा ही होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि अगर ये नीचे नहीं जा रहा तो इधर वाले फोर्सेस के बराबर कर दो, राइट। जहां पे मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट है उसी डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस कर दो, दैट्स इट। जहां मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट है उसी डायरेक्शन में बैलेंस कर दो फोर्सेस को, इतना काम करना है आपको। क्लियर है? आगे मूव करते हैं। इस फोर्स की वैल्यू निकालनी है तो F बराबर हो जाएगा mg sin 45 प्लस 3 माइनस F। अब mg sin 45 की वैल्यू क्या है? m की वैल्यू 10 है, g की वैल्यू भी 10 है, तो ये हो गया 100 sin 45 की वैल्यू 1/√2, तो 100/√2 प्लस 3 माइनस फ्रिक्शन कितना है? फ्रिक्शन होता है म्यू एन, तो म्यू की वैल्यू क्या है? देखो म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.6, तो 0.6 इंटू एन। एन क्या होता है? एन ये हो गया अपना mg cos 45, ठीक है। एन इसको बैलेंस कर रहा है, तो mg की वैल्यू 100, cos 45 की वैल्यू 1/√2, तो ये हो गया 60/√2, तो लिख दिया भाई 60/√2। तो ये आ गया अपने पास में 40/√2 प्लस 3। 100/√2 में से 60/√2 के तो 40/√2 प्लस 3 करना है। अब अगर मैं इसको √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर दूं, देखो सॉल्व करते हैं, √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड कर दूं तो ये नीचे बन जाएगा 2 से कैंसल आउट हो गया 20 बार, तो 20√2 प्लस 3 ये आ जाएगा अपना फोर्स की मिनिमम वैल्यू। अब 20√2 क्या आएगा? देखो √2 की वैल्यू होती है 1.414, यानी कि 1.414 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 28 पॉइंट समथिंग आएगा, कुछ भी मान लो 28 आएगा ऑलमोस्ट। 28 में 3 जोड़ेंगे तो 31, यानी कि 31 पॉइंट समथिंग। सबसे नियरेस्ट देखो क्या है? 32। 31 पॉइंट समथिंग के सबसे नियर है 32 न्यूटन, तो इस फोर्स की वैल्यू होनी चाहिए मिनिमम 32 न्यूटन, ताकि ये ब्लॉक नीचे ना गिरे। आगे मूव करते हैं। अब ये सवाल काफी अच्छा सवाल है और आईआईटी में 97 में 5 नंबर का आया था। काफी 5 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं एक सवाल से अगर पूछे जाए तो, लेकिन इस सवाल में एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है, तो ये सवाल आपको सॉल्व करना है। क्या इसमें इंपॉर्टेंट बात है वो मैं डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहले देखो इस डायग्राम को समझने की कोशिश करो। अब ये डायग्राम है, ये 2m है, ये m है, कुछ फोर्सेज लग रहे होंगे, फोर्सेज भी आप बैलेंस कर लोगे। देखो इधर mg cos 45 आ गया, इधर mg sin 45 आ गया। सिमिलरली इधर mg cos 45 आ गया, इधर mg sin 45 आ गया, दोनों 45 है, ठीक है। इधर टेंशन T आ गई क्योंकि रस्सी एक है, तो इधर भी टेंशन T आ गई, ठीक है। अगर ये मूव करता है इधर, सिस्टम अगर ये इधर मूव करता है तो ये ए एक्सेलरेशन से गिरेगा, ये रस्सी भी ए एक्सेलरेशन से आएगी, ये रस्सी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगी, तो ये ब्लॉक भी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। यानी कि पूरा सिस्टम ऐसे, अगर ये, क्योंकि ये भारी है, 2m क्या है? m से ज्यादा भारी है, तो ये सिस्टम क्या करेगा? ऐसे मूव करने की कोशिश करेगा। ओके, अब क्या ये सही में मूव करेगा, यही फाइंड करना है इस सवाल में। पहले डायरेक्ट अगर आप इस सवाल को करने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आपका आंसर गलत ही आएगा। अगर आप ये मान लोगे कि ये मूव करेगा ही करेगा एक्सेलरेशन से, क्योंकि पहला क्वेश्चन ये बोला गया है कि इसका एक्सेलरेशन बताना इस वाले ब्लॉक का, आप मान लोगे भाई पूरा सिस्टम है ए एक्सेलरेशन से फॉल कर रहा है, तो आप इसका आंसर निकालने चालू कर दोगे, इक्वेशन में से एलिमिनेट करना चालू कर दोगे चीजों को। लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि सबसे पहले जब तक आपको ये नहीं पता कि यहां फ्रिक्शन कितना लग रहा है और ये जो फोर्स खींच रहे हैं ये कितने लग रहे हैं, जब तक आपको उसकी वैल्यू नहीं पता चल जाएगी आप क्लैरिफाई नहीं कर सकते कि ये सिस्टम चलेगा भी या नहीं। तो आपको सबसे पहले फोर्सेस लिखने पड़ेंगे। देखो कितना लिखा फोर्स, यहां पे नीचे लग रहा है 2mg sin 45, यही है फोर्स, ठीक है, माइनस टी माइनस स्मॉल एफ। स्मॉल एफ क्या है? फ्रिक्शन।
फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू एन, तो लिख दिया मैंने डायरेक्ट म्यू एन क्या है, mg cos 45, ठीक है। ये हो गया अपने पास में इक्वेशन। अगर ये चल रहा है मान लो a एक्सेलरेशन के साथ में, तो इसको मैंने बराबर लिख दिया 2m इंटू ए के, क्योंकि मास 2m है। सिमिलर इक्वेशन बनेगी इस वाले के लिए, अगर ये ऊपर जा रहा है तो यहां इक्वेशन बनेगी t माइनस mg साइन 45 माइनस साइन 45 माइनस फ्रिक्शन, यहां पे ये यहां पे हो जाएगा फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू, क्योंकि म्यू सेम है शायद मेरे हिसाब से, यहां पे दोनों के लिए नहीं अलग अलग है, तो यहां पे म्यू की वैल्यू आएगी ए के लिए 2/3 और बी के लिए है 1/3, तो यहां आएगा 1/3 और यहां आएगा 2/3, तो 2/3 mg cos 45, n की वैल्यू सेम है दोनों के लिए, बराबर हो जाएगा m a के, ठीक है। अगर ये एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, F इक्वल्स टू क्या होता है, एम ए, तो वो इक्वेशन लिखी मैंने, टोटल फोर्स लिखे उसको एम ए के बराबर कर दिया। अब आप क्या कर सकते हो, यहां से एम ए को एलिमिनेट कर सकते हो, देखो ये एम ए है, ये एम ए है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट यहां पे पुट कर सकते हो। जैसे आप पुट करोगे आपको क्या मिल जाएगा, टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे आपको टेंशन की वैल्यू मिलती है, इसका मतलब पीछे लगने वाला फोर्स आपको पता चल गया, नीचे किस फोर्स से गिर रहा है वो आपको पता है, ठीक है। फिर आप फ्रिक्शन भी निकाल लोगे। जैसे ही आपको फ्रिक्शन तो एक्चुअल में पता ही है 2/3 mg cos 45, यानी कि इस वाले ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो लग रहा है 1/3 mg cos 45 वाले पे, ठीक है, ऊपर वाले पे, तो ये है, ये 2m आएगा, मास 2m है ना इस ब्लॉक का, ठीक है। तो कितना फोर्स लग रहा है इस ब्लॉक पे, इधर की डायरेक्शन में नीचे लग रहा है 2mg साइन 45 का मतलब होता है 1/√2, तो लिख दिया भाई 1/√2। अब आगे एक फोर्स इधर लग रहा है, उसके अलावा पीछे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, टेंशन, जिसकी वैल्यू आप एम ए की वैल्यू यहां पुट करके निकालेंगे, एम जी की फॉर्म में, एम जी की फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। जैसी टेंशन की वैल्यू पता चली तो टेंशन प्लस फ्रिक्शन कितना है, फ्रिक्शन भी पीछे लगा, अगर ये नीचे जा रहा है तो फ्रिक्शन पीछे है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, फ्रिक्शन की वैल्यू है 2/3 mg और cos 45, यानी कि अगेन 1/√2। टेंशन की वैल्यू mg की फॉर्म में, फोर्स जो लग रहा है नीचे उसकी वैल्यू mg की फॉर्म में, और ये वाला फोर्स जो फ्रिक्शन का है ऊपर लग रहा है वो mg की फॉर्म में। अब आपको देखना, अगर ये फोर्स ज्यादा है इस फोर्स से तो ये ए एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगा, फिर अगेन आप यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे। लेकिन अगर ये फोर्स ज्यादा नहीं है, कम है इस फोर्स से, जो कि एक्चुअल में है, लग रहा है मुझे कि ये कम आएगा ही आएगा, अगर ये फोर्स कम है इससे, तो इसका मतलब ये तो मूव ही नहीं कर रहा, ये मूव नहीं कर रहा, तो ये भी मूव नहीं करेगा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये नीचे फॉल कर जाए, चेक कर लेना एक बार, अगर ये नीचे फॉल करेगा तो बस इक्वेशन उल्टी हो जाएगी, यानी कि सारे साइन उल्टे हो जाएंगे, बस क्लियर सी बात है, राइट। हालांकि ऐसा होगा नहीं, ये जो डेटा गिवन है हमें उसके अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करके देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि भाई यहाँ पे ये वाला ब्लॉक नीचे नहीं जा सकता, इसको लेके ये जा सकता था, इसलिए मैं इसकी वैलिडिटी चेक कर रहा हूँ, इसी की लिमिट्स चेक कर रहा हूँ, इसी की लिमिट्स के अकॉर्डिंग मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे जो इक्वेशन बनी वो ये है कि ये फोर्स अगर ज्यादा होगा इससे तो ब्लॉक मूव करेगा, तो मैं लिख देता हूं ब्लॉक मूव्स। लेकिन अगर ये कम आ गया तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा, इसका मतलब पूरी असेंबली एज इट इज रहेगी, इसका एक्सेलरेशन 0 रहेगा। तो देख लेना आपकी क्या एक्सेलरेशन, टेंशन तो आपको यहीं से पता चल जाएगी mg की फॉर्म में, mg की फॉर्म में निकालना पूरा। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ए आपको तब पता चलेगा जब आप एक्सेलरेशन निकाल पाएंगे, जहां पे एक्सेलरेट कर रहा है ब्लॉक उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा देंगे, जहां रिलेटिव मोशन हो रही है वेज के रिस्पेक्ट में उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है और आप ये कर सकते हैं खुद से। इसको आप ही के ऊपर इसलिए छोड़ा गया है क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रिक्शन के, जो डायरेक्शन प्रॉपर्टीज है फ्रिक्शन की, वो आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और अच्छा लगा होगा। तो इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के हिसाब से, तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा देखें, अगर समझ नहीं आता तो बार बार देखें, और जितने ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं उतने ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जो भी मैंने आपको यहाँ पे एल्गोरिदम्स बताई है फ्रिक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हैं यूट्यूब पे डाउटनट चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।